नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जागृति पांडे और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो बन चुका है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप उस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस अध्याय का पूरा कंसेप्ट आपको सिखाया है। ये अध्याय आपसे क्या बोलना चाह रहा है, इस पूरी चीज़ों के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय में सहायक तत्व कौन कौन से थे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, उस क्रांति ने पूरे यूरोप पे अपना प्रभाव डाला था। यानी उसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले हुआ था और उस उदय ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैला दिया था, उसी क्रांति ने। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं, राष्ट्रवाद की भावना भड़काने में सिर्फ उस क्रांति ने ही नहीं मदद किया था, बल्कि और भी बहुत सारे कारण थे जिन तत्वों ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कारण था कुलीन वर्गों का प्रभाव। कुलीन वर्ग बोले तो अमीर लोग। उस समय जितने अमीर लोग होते थे उनका अलग ही वर्चस्व रहता था पूरे यूरोप में। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते थे और ऐसा समझते थे कि भगवान ने उन्हें अलग से गढ़ के भेजा है, भगवान ने उन्हें एक अलग ही विशेषाधिकार दे करके भेजा है कि गरीबों से एक तरीके का अछूतपन करने के लिए उन्हें एक अजीब तरीके से ये विशेषाधिकार दे रखा है। तो ये प्रभाव भी गरीबों को बहुत बुरा लगता था। गरीब एक होकर के, सारे गरीब की जो कमेटी, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, वो लोग एक होकर के इस बारे में सोचते थे कि ये अमीरों का भी एक अपना अलग ही भाव ताव रहता है, ये हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं और नहीं तो राजा के साथ मिलकर के हमारे साथ निरंकुश व्यवहार करते हैं। तो ये इसलिए भी लोग एक हुए। और हम जानते हैं जब लोग एक हो जाते हैं, अपने और अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही है। तो पहला ये कारण हुआ था राष्ट्रवाद की भावना भड़कने में। दूसरा कारण था मध्य वर्गों का उदय। उस समय यूरोप में केवल निम्न वर्ग होते थे और उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग होते थे। तो ये मध्य वर्ग कौन था? अब इन्हीं निम्न वर्ग के जो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उन्हीं के बच्चे जब थोड़े पढ़ लिख लेते थे, डॉक्टर, वकील और कह सकते हैं कि शिक्षक वगैरह बन जाते थे, थोड़े बुद्धिजीवी हो जाते थे, तो उन्हीं लोगों की कमिटी को हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग का उदय कहते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी चीज हो गई थी, जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ ना, तो पूरे यूरोप में एक अलग ही माहौल बन गया, क्योंकि यही एक ऐसा कारण बन गया यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का। मध्यम वर्गों का उदय होना का मतलब कि एक पढ़े लिखे लोगों का उदय हुआ। आप जानेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो भी होता है, अगर उस पर किसी तरीके का अत्याचार किया जा रहा है तो एक दफे के लिए वो सह लेगा। यदि आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का अपमान करेंगे तो वो इसे कभी भी नहीं सहेगा। ठीक है, तो वही कुछ हुआ था कि मध्यम वर्ग के लोगों ने ये राजा का अत्याचारी व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं किया, उन्होंने आवाज उठाई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का। ठीक है, उसके बाद रोमानीवाद का प्रभाव। रोमानीवाद क्या है? आप अभी देखते होंगे दहेज प्रथा हो गया और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर के आपके टीवी सीरियल्स पे या बहुत सारे जगहों पे नाटक नुक्कड़ किए जाते हैं कि भाई, जैसे दिखाया जाता है टीवी वगैरह में कि भाई किसी व्यक्ति ने इस औरत को जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसी तरीके से पहले भी दिखाया जाता था, नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक, कहानी वगैरह ऐसे दिखाया जाता था, लोग जाते थे उसे देखने। तो उसमें क्या दिखाया जाता था कि एक राजा किस तरीके से गरीब को सता रहा है, किस तरीके से उसकी बेटी को मतलब भगा ले जा रहा है, किस तरीके से उसकी औरत को मतलब बहुत सारी तरीके से तंग कर रहा है, गरीब को एक राजा किस तरीके से तंग कर रहा है। तो इसमें क्या होता था, सब मिलके देखते थे, सब लोगों को लगती थी कि हम सबकी परेशानी एक है, हमें सबको एक होकर के राजा से लड़ना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से जब लोग एक हुए तो राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। रोमानीवाद का प्रभाव, ठीक है, ये आप समझ गए कि मतलब वही नुक्कड़ नाटक से लोगों को प्रभावित किया जा रहा था, तो उसे भी एक कारण समझेंगे राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, अब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। मध्यम वर्गीय जो लोग थे उनके मन में जिस प्रकार की देशभक्ति थी, जिस प्रकार का राष्ट्रवाद था, उसी को हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद कहते थे। ठीक है, उदारवादी लोग इन्हीं मध्य वर्ग के लोगों को कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद में जो उदारवादी लोग थे
उन लोगों के हिसाब से देश किस तरीके से चलना चाहिए, उन लोगों की क्या मांगे थी कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। तो उन लोगों की पहली मांग थी, जितने भी मध्यवर्गीय लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, थोड़े बुद्धिजीवी थोड़े थे, उनकी पहली मांग थी कि स्वतंत्रता दी जाए। उनकी मांग थी कि किसी को विशेषाधिकार न दिया जाए, यदि वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, यदि उसने किसी भी प्रकार का जुर्म किया है तो कानून के समक्ष उसे बराबरी का दंड दिया जाए। ऐसा नहीं कि वह अमीर है तो उसे कम दंड दिया जाए, कोई गरीब है तो उसे अधिक दंड दिया जाए, ऐसा नहीं। जिसने अगर किसी ने किसी भी प्रकार का जुर्म किया है तो उसे समान तरीके से दंड दिया जाएगा, जो कानून के हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, किसी के साथ उसके अधिकारों को ना छीना जाए, उसे स्वतंत्र रखा जाए। फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में जितने भी व्यक्ति जन्मे हैं वो सब अपनी स्वतंत्रता के लिए जन्मे हैं, स्वतंत्र जीने के लिए जन्मे हैं। किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र थे। ये चीज भी बताई गई। कानून के समक्ष बराबरी, अभी मैंने आपको बताया कि कानून के आंखों के सामने सब बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो उसे कम दंड दिया जाएगा, तो कोई गरीब है तो उसे कम दंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं संविधान की मांग। ये जो मध्य वर्ग के लोग थे ना, इन्हें निरंकुश शासन बिल्कुल पसंद नहीं था। ये संविधान की मांग करते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई राजा हम पे अत्याचार करे। क्या आखिर ये राजा होता कौन है अत्याचार करने वाला? हाँ, ये भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। ये कौन होता है? इसके बाद कौन सा ऐसा अधिकार है जो ये हम पे अत्याचार कर रहा है? तो इस चीज को भी खत्म करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए थे। इनकी पहली मांग थी संविधान की मांग, कि भाई संविधान के हिसाब से हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, ठीक है। संविधान, क्योंकि संविधान की नज़र में हर कोई बराबर होता है, किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। यदि किसी की कोई संपत्ति है, किसी गरीब की थोड़ी सी संपत्ति है, तो ऐसा नहीं कि कोई राजा आए, किसी राजा का कोई चाटुकार आए और बस उसे छीन ले जाए, ऐसा नहीं। यदि उसकी थोड़ी सी ही जमीन है तो वो उसी गरीब की होगी, उसे सुरक्षित किया जाएगा। मुफ्त व्यापार करने के लिए जो व्यापारी होते थे ना, वो जब व्यापार करते थे तो राजा बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, और तो और किसके साथ क्या कौन सा व्यापार करना है इस चीज का भी डायरेक्शन देता था। तो व्यापारी लोग क्या बोलते थे, भाई आपको टैक्स लेना है 2 का 4 देंगे, लेकिन आप हमें ये मत सिखाइए कि हमें किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं करना है, आप मत सिखाइए हमें, इस चीज की भी आज़ादी दो। उसके बाद प्रेस की आज़ादी। प्रेस बोले तो अखबार, न्यूज वगैरह में सही न्यूज छापो भाई, जो सच में घटना घटी है, जो सच में वही घटनाएं घटी हैं उन्हें छापो। होता क्या था कि प्रेस भी बिक चुका था, राजा ने खरीद लिया था, प्रेस में भी वही छपता था जो राजा चाहता था, पैसा देता था भाई, क्यों ना हो। तो इस चीज की भी मांग की गई कि प्रेस में वही छपा जाए, अखबारों में और न्यूज वगैरह में वही छपा जाए जो सच में हुआ है। ऐसा नहीं, भले वो राजा के विरुद्ध ही क्यों ना छपाए, लेकिन छपना चाहिए जो हुआ है, ठीक है। ये चीजें कुछ मांग थी मध्य वर्ग के लोगों की, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है। अब बात करते हैं जोल्बेराइन क्या है। जोल्बेराइन एक शुल्क संघ था, जिसका निर्माण कहाँ हुआ और कब हुआ? तो इसका निर्माण प्रसा द्वारा किया गया था। प्रसा भी यूरोप का एक, उस समय देश तो नहीं होते थे, एक कोई पर्टिकुलर प्लेस था, तो प्रसा के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1834 में। इस शुल्क में क्या बोला गया, ये एक शुल्क संघ था। इसमें क्या बोला गया कि व्यापारियों के हितों की सुरक्षा है, या व्यापारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि मुफ्त व्यापार किया जाए, कि मतलब व्यापारियों के आर्थिक हस्तक्षेप ना करे सरकार बस आप व्यापारी से इतना ही मतलब रखिए जितना आपको रखना चाहिए, यानी बस आप टैक्स से मतलब रखिए। ये मत सिखाइए कि आप किसके साथ व्यापार करना है, आपको किसके साथ नहीं, ये व्यापारियों को मत सिखाइए। ये चीज व्यापारियों के व्यापार की आज़ादी वही चीज हुई, मतलब व्यापार किस तरीके से करना है ये मत सिखाइए। तो भाई कुल मिला जुला के व्यापारियों की सिर्फ एक ही समस्या थी कि उन्हें ये मत बताओ कि हमें किसके साथ व्यापार करना है। आपको टैक्स चाहिए, 2 का 4 देंगे, 4 में नहीं मानोगे 4 का 6 देंगे, लेकिन हम पे हमारे अधिकारों को मत छीनो। हमें किसके साथ क्या करना है, कौन सा व्यापार करना है, हमें मत सिखाइए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो व्यापारी चाहते थे।